नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि एमए हिंदी साहित्य सेमेस्टर 1 में जो भी हमारे साथी हैं उनका प्रश्न पत्र है 103 भक्तकालीन हिंदी काव्य। तो उसमें हमारी जो इकाई 2 है वह है पद्मावत लगी हुई है। पद्मावत के हमारा नागमती वियोग खंड इसमें लगा हुआ है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें हम प्रश्न प्रारूप और व्याख्या प्रारूप भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं या आपको ये मददगार साबित हो रहे हैं, आपको लग रहा हो कि अगर ये आपके एग्ज़ाम में मदद कर सकते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कीजिए। और बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लीजिएगा। आइए हम देखते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है भक्तकालीन हिंदी काव्य में नागमती वियोग खंड, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। पहले आप प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों का क्या प्रारूप रहता है, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, किस टॉपिक से। तो उसी मैंने प्रत्येक टॉपिक में उसके प्रश्न दिए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अगर हम प्रश्नों की बात करें तो ये हमारे PYQ हैं। इसमें आप देखिए, पहला है हमारा 2018 का कि नागमती के ब्रह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें एक साधारण स्त्री के जीवन की विडंबना भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। पद्मावत के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी जो नागमती का ब्रह वर्णन है पद्मावत में, जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस में है, वो पूरी पद्मावत तो नहीं है, क्योंकि उसमें तो 57 खंड हैं। वो महाकाव्य है, बड़ी कविता वो रचना है। उसका एक खंड लगा हुआ है 30वां, जो नागमती वियोग खंड है। ठीक है दोस्तों। तो आप जाहिर सी बात है क्वेश्चन भी उसी प्रकार के आएंगे, उसी से संबंधित आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि नागमती वियोग खंड में चित्रित प्रकृति सौंदर्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन हमारे 2018 में भी आया है और 2023 में भी आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PYQ कि पद्मावत के पठित अंग के आधार पर। देखिए दोस्तों, इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है कि पद्मावत के पठित अंग के आधार पर, यानी जो आपने पढ़ा हुआ है, आपके में लगा है, यानी नागमती वियोग वर्णन पर जायसी के ब्रह वर्णन की विशेषताएं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है किन विशेषताओं के कारण नागमती वियोग खंड भारतीय ब्रह वर्णन काव्य में अप्रतीत माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन घुमा फिर कर आ रहे हैं वो नागमती वियोग खंड के ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। उसी से संबंध होगा उसका। तो आइए हम देखते हैं आगे। अगर दोस्तों हम इसके लेक्चर की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आप प्रारूप देख लीजिए। पहले पहले हम पद्मावत का सामान्य परिचय देखेंगे, उससे जुड़े हुए बिंदुओं की चर्चा करेंगे। फिर पद्मावत का कथासार एक संक्षेप में, नागमती वियोग खंड का संक्षेप में हम देखेंगे। फिर है हमारा प्रश्न प्रारूप, प्रश्न पूरा हम देखेंगे। फिर भाषा शैली, निष्कर्ष, और बाद में हम व्याख्या का फॉर्मेट भी देखेंगे साथ में, कि आप व्याख्या भी आएगी इस खंड से, तो आप उसको कैसे हल करें। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बिंदु पर हम बात करेंगे पद्मावत का सामान्य बिंदु जो जुड़े हुए हैं उससे, वो क्या है। तो सबसे पहले है कि पद्मावत का रचना काल। तो पद्मावत का रचना काल है वो 1520 ईस्वी है। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना। ये भक्तकालीन रचना है और 1520 इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है बिंदु हमारा कि कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के बारे में लिखा है। यानी पद्मावत के निर्माण का जो उन्होंने रचना की है उसमें एक दोहा लिखा हुआ है कि सन 927 आहा कथा आरंभ बेन कवि कहा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु हमारा कि पद्मावत में 57 खंड हैं, इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट बिंदु है पद्मावत का पहला भाग काल्पनिक तथा दूसरा भाग इतिहास व कल्पना का मिश्रण है। दोस्तों, अगर आप पद्मावत की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो भाग देखे जाते हैं। वो 57 खंड अलग हैं। खंड और भाग में पहले आप अंतर देखिए। खंडों में तो उन्होंने कथा का वो विच्छेद किया हुआ है, लेकिन जो मुख्य रूप से पूरी पद्मावत को अगर आप समग्र रूप से अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें दो भाग नजर आएंगे, जिसमें पहला भाग आलोचकों ने काल्पनिक माना है और जो दूसरा भाग है वो इतिहास और कल्पना का मिथ है। ठीक है दोस्तों, यानी दूसरे भाग में इतिहास काव्य पुट उन्होंने लिया हुआ है। नेक्स्ट बिंदु है
कि विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम का पीर का काव्य कहा गया है। यानी इसमें जो नागमती का विरह वर्णन है उसको देखते हुए, मुख्य रूप से उसी को लक्ष्य करते हुए इस पद्मावत को प्रेम का पीर काव्य कहा गया है। अगर हम शुक्ल जी की बात करें तो शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली में इसकी चर्चा की है, और क्या उन्होंने पद्मावत के संबंध में कौन से बिंदु कहे हैं उन्हें देखिए। तो शुक्ल जी कहते हैं कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। नेक्स्ट है कि तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन आवश्यक है। यानी जो हमारे जायसी जी हैं वो तुलसी के समय से पहले के हैं। तो इसमें उन्होंने जब तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की वो भी अवधि में की है, और जो हमारा पद्मावत है इसकी भी भाषा अवधि है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि अगर आपको रामचरितमानस और तुलसी की भाषा को समझना है तो पहले आप जो जायसी की भाषा है उसका अध्ययन कीजिए, तब आपको समझ आएगा दोनों का जो संबंध है वो तभी समझ आएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बिंदु देखिए। नेक्स्ट बिंदु क्या है कि विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी कहा है। शाही मूलतः जायसी को कवि मानते हैं। यानी जायसी के संबंध में एक प्रश्न और उठता है कि जायसी मूलतः सूफी हैं या कवि हैं। क्या उन्होंने सूफी दर्शन का महत्व बढ़ाया है, उसका उद्घाटन किया है, या वो कवि हैं। तो इसी को देखते हुए विजय देव नारायण शाही जी हैं, वह शाही को क्या मानते हैं, तो वो मूलतः कवि मानते हैं, और जो पद्मावत है उसको एक त्रासदी ढंग की रचना मानते हैं, जिसे ट्रेजेडी कहते हैं, वही रचना मानते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बिंदु हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए कि पद्मावत में अन्योक्ति और समायोक्ति दोनों तत्व हैं, फिर भी यह समासोक्ति के अधिक निकट है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है। दोस्तों ये अन्योक्ति और समायोक्ति क्या होता है, इन दो शब्दों को समझिए। अन्योक्ति और समासोक्ति वह होता है कि जब लेखक रचना करता है तो उसके विचार, उसका दर्शन अलग होता है। तो अगर लेखक की रचना में दो हमें वो देखने को मिलते हैं अर्थ, एक तो जो रचना का जो वास्तविक अर्थ है जो उसने लिया है, और एक अन्य अर्थ और छुपा हुआ चलता है उसके साथ, तो ये उसी को लेकर ये शब्द उसी से रिलेटेड है, अन्योक्ति और समासोक्ति। ठीक है दोस्तों। लेकिन जब हम पद्मावती की बात करते हैं तो ये समासोक्ति की नज़र आती है, और इसका प्रतीकात्मक काव्य इसे कहा जाता है। इसके प्रतीकात्मक काव्य में देखिए, इसके प्रतीकों की हम देखें, अगर हम इसके प्रतीक योजना की बात करेंगे तो देखिए ध्यान से कि रत्नसेन मन का प्रतीक है। इसमें आत्मा साधक, यानी जो रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है, और जो सिंहल द्वीप है वो हृदय का प्रतीक है। जहाँ से पद्मिनी है सिंहल, वहाँ से उसका क्या है, वो हृदय का प्रतीक है। जो पद्मावती है वह श्रद्धा, सात्विक बुद्धि, यानी परमात्मा का प्रतीक है। यानी पद्मावती किसका प्रतीक है, वो श्रद्धा, सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और जो सुआ है, हीरामन तोता, वो गुरु का प्रतीक है। नागमती क्या है, तो नागमती दुनिया, धंधा, सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों। और जो राघव चेतन है जो पद्मावती के साथ आया है, वह शैतान का प्रतीक है, और जो अलाउद्दीन है वह माया का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों। तो ये प्रतीक योजना आप जरूर ध्यान रखिए, आपसे इससे भी प्रश्न पूछ दे सकता है कि पद्मावत की प्रतीक योजना को समझाइए, या कौन कौन से प्रतीकों को किस रूप में देखा जा सकता है उसको समझाइए, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे पद्मावत के कथासार की। तो कथासार पर चलने से पहले आपको इसके जो पात्र हैं उनसे परिचय करा दूं। तो कथासार पर चलने से पहले दोस्तों एक बात देखिए कि इसमें जो चित्तौड़ है, इसमें दो जगह का वर्णन हुआ है। एक चित्तौड़ का हुआ है, एक सिंहलदीप का हुआ है, और एक ये अलाउद्दीन है, वो दिल्ली से संबंध रखता है, उसका हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो चित्तौड़ में कौन कौन है, तो चित्तौड़ के राजा थे चित्रसेन। ठीक है। उनका एक पुत्र था जिसका नाम रत्नसेन था। रत्नसेन की जो रानी थी उसका नाम नागमती था। यानी जो चित्तौड़ में उसकी रत्नसेन की जो पहली पत्नी है उसका नाम नागमती है। और फिर अब द्वारा जब वो पद्मावती से शादी कर लेता है तो रत्नसेन की दो पत्नी होती हैं, जिसमें एक पद्मावती है, एक नागमती है। और दोस्तों नागमती और रत्नसेन से उत्पन्न पुत्र की बात करें तो उसका नाम नागसेन है। और जो रत्नसेन और पद्मावती से उत्पन्न एक पुत्र होता है जिसका नाम क्या है, उसका नाम कंबलसेन होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम चित्तौड़ में रत्नसेन से संबंधित जो भी पात्र हैं उनको समझ लिए।
अब हम आते हैं सिंहल द्वीप पर। अब सिंहल द्वीप पर देखिए, जहाँ से पद्मावती संबंध रखती है, तो सिंहल द्वीप के राजा हैं गंधर्वसेन और उनकी पत्नी है चंपावती। ठीक है दोस्तों, यानी रानी चंपावती और गंधर्वसेन राजा हैं। इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होती है वह है पद्मावती, यानी एक इकलौती संतान है इसकी जो पद्मावती है। ठीक है, और सिंहल द्वीप से संबंधित दो कैरेक्टर और हैं इसमें। एक आएगा हीरामन तोता, जो पद्मावती के साथ रहता है तोता वह, और एक है राघव चेतन। जब पद्मावती और रत्नसेन की शादी हो जाती है तो ये पद्मावती के साथ में जाता है, तो वो है राघव चेतन। ठीक है दोस्तों। अंत में जो कैरेक्टर आएंगे वह है उनमें एक अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी आएगा। फिर उसका एक दूत है सरजा। ठीक है दोस्तों, ये सरजा आएगा जो रानी पद्मावती के पास संदेशा लेकर आता है और जो रत्नसेन के पास संदेशा लेके आता है। और फिर है एक दूती भी है जो रानी पद्मावती के पास आती है उसे समझाने के लिए। अगर हम दोस्तों एक कैरेक्टर और आएगा इसमें, देवपाल। ये राजा है, ये राजा कहाँ का है, तो ये कुंभलनेर का राजा है। ये भी ध्यान रखिए, देवपाल कौन है, तो कुंभलनेर का राजा है, जो रत्नसेन के चित्तौड़गढ़ के पास में ही एक राज्य है, उस राजघराने से आता है। तो ये जब उसे पता चलता है कि अलाउद्दीन रत्नसेन को कैदी बना के ले गया है, तो वो पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव भेजता है। वो किसके द्वारा, तो वो कुमुदनी एक दासी है उसके द्वारा पत्र भेजता है। ठीक है दोस्तों, तो संभव है आप पात्रों से परिचय हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके कथासार को। तो दोस्तों हम कथासार की बात करें, एक मिनट। कथासार में देखिए कि पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य है। इसकी शुरुआत में सिंहल द्वीप के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की पुत्री पद्मावती के जन्म से उसके विवाह होने तक की अवस्था का वर्णन किया गया है। यानी सबसे पहले पद्मावत में क्या आएगा, तो वो सिंहल द्वीप का वर्णन होगा, और उसमें जो चंपावती और गंधर्वसेन हैं उनसे उत्पन्न पुत्री पद्मावती के जन्म और उसके बाल्यकाल विवाह होने तक का वर्णन है, तथा खुदा के सौंदर्य को पद्मावती के प्रतीक से बखूबी चित्रित किया गया है। इसमें पद्मावती के घनिष्ठ मित्र के रूप में एक सुग यानी तोता हीरामन को दिखाया गया है, जिससे पद्मावती अपने मन की हर बात कहती है तथा हीरामन उसे सही सलाह देता है। पद्मावती युवा होने के पश्चात विवाह के लिए इच्छुक है, जिसके लिए हीरामन कहता है कि सही समय का इंतजार करो। गंधर्वसेन को लगता है कि हीरामन उसकी पुत्री को बिगाड़ रहा है और वह हीरामन को मरवाने का आदेश देता है। हीरामन पद्मावती के मना करने के बावजूद वहां से भाग जाता है तथा एक बहेलिये द्वारा पकड़ लिया जाता है। बहेलिया से एक गरीब ब्राह्मण उसे चंद रुपयों में खरीदकर चित्तौड़गढ़ के राजा रत्नसेन को बेच देता है। दोस्तों यहाँ तक समझिए कि सबसे पहले आपको पद्मावत में क्या देखने को मिलेगा कि पद्मावती का युवा काल तक का वर्णन है। पद्मावती का एक मित्र है तोता, यानी पद्मावती एक राजा की पुत्री है तो उसके पास और कोई तो नहीं आता, लेकिन उसका एक मित्र है, घनिष्ठ मित्र है जो तोता है हीरामन नाम से। तो वह उसी से अपनी हर बात करती है, यानी अगर पद्मावती के मन में कोई संशय या कोई बात आती है तो हीरामन से ही अपनी बात कर लेती है और हीरामन उसे उचित सलाह दे देता है। लेकिन धीरे धीरे जब पद्मावत हीरामन से कहती है कि मुझे अपनी शादी करनी है, मुझे अपनी शादी करनी है, तो फिर हीरामन कहता है कि अबे रुक जाओ, अभी शादी हो जाएगी, अभी इतनी जल्दी क्या है। लेकिन जब गंधर्वसन को पता चलता है कि ये हीरामन तोता है, ये पद्मावती को बिगाड़ रहा है, यानी ये उसे बहका रहा है, तो फिर वो उसे मरवाने का संदेश देता है। तो फिर तोता उड़ जाता है वहाँ से, और उड़कर तोता जैसे ही जंगल में चला जाता है तो वहाँ उसे एक बहेलिया पकड़ लेता है। जब बहेलिया पकड़ लेता है तो उसे एक गरीब ब्राह्मण चंद रुपयों में खरीद लेता है। फिर वो चित्तौड़गढ़ के राजा के पास रत्नसेन के पास वो तोता चला जाता है, उसे बेच देता है। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें मेन रूप से जो कैरेक्टर निभाएगा वो तोता ही है, यानी तोता अगर कुछ ना करता तो कुछ नहीं होता। अब देखिए, पद्मावत में रत्नसेन की रूपवती पत्नी नागमती जब सुख हीरामन से अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना चाहती है तो वह उसे पद्मावती की अनिंद सुंदरता के बारे में बताता है। अब जैसे ही हीरामन तोता
चित्तौड़गढ़ में आ जाता है तो नागमती तैयार होती है। और वो, एक मिनट दोस्तों, जब नागमती तैयार हो जाती है तो वो तोते से कहती है कि वो तोते के सामने जाती है तैयार होके, तो वह सोचती है कि तोता उसकी सुंदरता का बखान करेगा, उसकी सुंदरता को निहारेगा। लेकिन तोता ने पहले पद्मावती देखी हुई थी, और पद्मावती के जब उसका सुंदर पद्मावती के बारे में तथ्य है कि वो बहुत सुंदर थी, तो तोता उसको ज़्यादा भाव नहीं देता, और तोता कह देता है कि हाँ तुम सुंदर हो, सही बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब नागमती को पता चलता है कि ये मेरा अपमान कर रहा है, मुझे सुंदर नहीं बता रहा, तो नागमती को गुस्सा आ जाता है। नागमती क्रोध से तथा अपने पत्र रत्नसेन के छिन जाने के डर से हीरामन को मरवाने का आदेश देती है, पर रत्नसेन के डर से हीरामन को मारने की बजाय छिपा देती है। बात जब आगे बढ़ती है तो नागमती को संदेशा होता है कि अगर ये तोता नागमती का इतना बखान कर रहा है, अगर इसने रत्नसेन के सामने कर दिया तो रत्नसेन तो राजा है, वो तो पागल हो जाएगा, वो फिर मुझसे प्यार क्यों करेगा, फिर वो पद्मावती को चाहेगा। तो इस चक्कर में वो तोते को कह देती है कि इसे मरवा दिया जाए। तो जब वो मरवाने के लिए एक दासी से कहती है, तो दासी रत्नसेन के डर से उस तोते को मारने के बजाय उसे छुपा देती है। जब रत्नसेन हीरामन को खोजता है तो धाय उसे रत्नसेन को सौंप देती है। हीरामन पद्मावती का नक्श श्रृंगार वर्णन करता है, जिसे सुनकर रत्नसेन मूर्छावस्था में चला जाता है। यानी जब तोता हीरामन को मिलता है तो फिर हीरामन तोता रत्नसेन को जो पद्मावती है उसके रूप सौंदर्य नक्शिक का वर्णन करता है। तो जब वो रत्नसेन सुनता है तो वो मूर्छित हो जाता है। जब उसके वैद्य उसे होश में लाने में सफल होते हैं तो वह कहता है कि मैं अमरपुर में था, आप लोगों ने मुझे मरणपुर में वापस बुला लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। उसके उपरांत वह जोगी का भेष धारण कर हीरामन और 1600 अन्य युवकों के साथ सिंहलदीप जाता है। हीरामन पद्मावती से मिलता है और उसे रत्नसेन के विषय में बताता है। पद्मावती उसकी बातें सुन अपनी सहेलियों के साथ बसंत पंचमी के दिन मंदिर जाती है, जहां रत्नसेन पद्मावती को देख मूर्छित हो जाता है, जिस पर पद्मावती कुछ रुष्ट हृदय पर चंदन से लिख जाती है कि तुम्हें भिक्षा मांगनी भी नहीं आती। जब वह होश में आता है और पद्मावती को अपने सामने नहीं पाता तो पश्चाताप के कारण आत्मदाह की चेष्टा करता है, लेकिन शंकर दमावती को पार्वती उसके समक्ष उपस्थित होते हैं और उसे प्राप्त करने का तरीका बताते हैं एवं एक सिद्धि गुटका देते हैं। दोस्तों, होता ये है कि जब तोता रत्नसेन को बता देता है सब कुछ, तो फिर रत्नसेन अपने मन में प्रण करता है कि अब वो सिंहलदीप जाएगा और पद्मावती से शादी करेगा। तो वो फिर जोगी का भेष धारण करके यहाँ पर आ जाता है सिंगलदीप में अन्य 1600 साथियों को लेकर। जब आता है तो फिर तोता जाकर सीधा फिर पद्मावती के पास जाता है कि ऐसे ऐसे तुम शादी की कह रही थी, तो फिर मैं शादी के लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तो पद्मावती खुश होती है कि ठीक है, चलो हम देखते हैं। तो फिर वो मंदिर में जाती है। उसी मंदिर के बाहर फिर तोता सेट कर देता है उसको, रत्नसेन को, कि आप मंदिर के बाहर बैठिए, पद्मावती आएगी और आपकी बातचीत कर लेना। लेकिन जब वो मंदिर भिखारी के भेष में बैठ जाता है तो जब पद्मावती उसे प्रसाद देने आती है तो पता चलता है कि जैसे ही रत्नसेन पद्मावती को देखता है तो फिर मूर्छित हो जाता है। फिर जब होश में आता है तो फिर पता चलता है कि पद्मावती तो चली गई। तो फिर उसने कहा कि ना, ऐसे बात नहीं बनेगी, और वो आत्मदाह करने का सोच लेता है। लेकिन तभी शंकर और पार्वती उसके समक्ष आते हैं और उसे एक सिद्धि गुटका देते हैं कि इसके हिसाब से तुम चलो तो तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। परंतु रत्नसेन, अब आगे देखिए, परंतु रत्नसेन धैर्य धारण न कर सीधे पद्मावती के दुर्ग पर चढ़ाई करता है। यह देखकर गंधर्व सेन उसे बंदी बना लेता है और उसे फांसी की सजा सुनाता है। उसी समय भगवान शिव पुनः उपस्थित हो गंधर्व सेन को रत्नसेन की वास्तविकता बताते हैं, जिसके बाद रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत सत्य ऋतु वर्णन के द्वारा संयुक्त श्रृंगार की प्रस्तुति की गई है। इसी समय नागमती के विरह का वर्णन जायसी ने अद्वितीय विरह वर्णन के रूप में किया है तथा उसके विरह का संदेश एक पक्षी सिंहलदीप में आकर रत्नसेन को देता है, जिसके पश्चात वह पद्मावती के साथ पुनः चित्तौड़गढ़ पहुंचता है।
यहाँ पद्मावती और नागमती के मध्य द्वेष उत्पन्न होता है, जिसे रत्नसेन शांत करता है। एक वर्ष बाद दोनों को कंबलसेन और नागसेन नामक पुत्र होते हैं। यानी दोस्तों, जब रत्नसेन जब वो सिद्धिगुट का देकर चले जाते हैं भगवान से, तो उसे इतना धैर्य ही न था, तो उसने डायरेक्ट क्या किया कि उसने पद्मावती जहाँ रहती थी तो उसको दुर्ग पर चढ़ाई कर देता है। जब ये बात गंधर्व सेन को पता चलती है तो गंधर्व सेन कहता है कि ये कौन है बहन सॉरी, ये कौन है जो हमारे दुर्ग पर चढ़ाई किए जा रहा है। तो उसे बंदी बना लिया जाता है। जब बंदी बना लिया जाता है तो उसे फांसी की सज़ा होती है रत्नसेन को। तभी भगवान शिव फिर आते हैं उसकी सहायता करने। तो फिर भगवान शिव रत्नसेन को, उन गंधर्व सेन को सब कुछ बताते हैं रत्नसेन के बारे में कि आप इसे हल्के में मत लीजिए, ये भी राजा है, चित्तौड़गढ़ का बहुत बड़ा राजा है। तो फिर गंधर्व सेन मान जाते हैं और उसका विवाह पद्मावती से करा देते हैं। तो फिर आराम से वो वहीं पर रहता है। इधर नागमती चित्तौड़गढ़ में परेशान है कि रत्नसेन के बिना। तो फिर यहीं पर जो नागमती वियोग वर्णन है उसका सटरित वर्णन होता है। और अंत में एक पक्षी जाकर के रत्नसेन को बताता है सेनद्वीप में कि वहाँ नागमती बहुत परेशान है। तब उसे ध्यान आता है कि अरे मैं तो चित्तौड़गढ़ से था। तो फिर वो वापस आने की योजना बनाता है और वो चित्तौड़गढ़ आ जाता है। फिर यहाँ पर आता है तो दोनों रानियों में फिर बनती नहीं है। दोनों रानी अपने रत्नसेन को अपना बताती हैं। तो फिर रत्नसेन जैसे तैसे करके उन दोनों को शांत करता है। और फिर उन दोनों एक वर्ष बाद दोनों के पुत्र होता है एक एक, जो कंबलसेन और नागसेन है। नागमती से उत्पन्न पुत्र नागसेन है और जो पद्मावती है उससे उत्पन्न पुत्र कंबलसेन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आगे देखिए, पद्मावती अपने साथ राघव चेतन नाम के एक व्यक्ति को लेकर आई थी। वह अत्यंत दुष्ट व चालाक व्यक्ति है, जिसके एक झूठ के बारे में रत्नसेन को पता चलता है तो वह उसे राज्य से निकाल देता है। अब होता यह है कि पद्मावती जब अपने सिंहलद्वीप से चित्तौड़ आती है तो एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति आता है उसके साथ। ठीक है दोस्तों, यानी ये व्यक्ति उसके साथ दहेज में आया है। तो एक बात, जब ये बहुत चालाक व्यक्ति है और दुष्ट भी है, क्योंकि इसी का सब किया धरा है आगे। तो जब रत्नसेन को पता चलता है कि यह झूठ बोल रहा है तो फिर रत्नसेन इसे देश निकाला दे देता है, यानी राज्य निकाला दे देता है। राघव चेतन रत्नसेन से बदला लेने के लिए दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और उसे पद्मावती के सौंदर्य का नक्शे वर्णन करता है, जिसे सुनकर पद्मावती को पाने के लिए रत्नसेन से 12 वर्ष तक अलाउद्दीन बेहोश हो जाता है। वह युद्ध करता है पर हार संभव न हो पाने पर दोनों के मध्य संधि होती है। रत्नसेन संधि अलाउद्दीन उपरांत अलाउद्दीन को भोजन पर बुलाता है। उसी दौरान वहीं पद्मावती के प्रतिबिंब को दर्पण में देख बेहोश हो जाता है। जब रत्नसेन उसे छोड़ने के लिए अपने दुर्ग पद्मावती को प्राप्त बंदी बना दिल्ली ले जाता है और बाहर आता है तो अलाउद्दीन उसे करने के लिए दूती को उसके पास भेजता है, पर पद्मावती उसे वापस भेज देती है। इसी समय देवपाल नामक राजा भी पद्मावती को प्रभावित करने के लिए दूती भेजता है, पर पद्मावती उसकी दूती को दंडित कर भेज देती है। अब इसका कथासार सुनिए। होता यह है कि जब राघव चेतन को रत्नसेन निकाल लेता है तो फिर क्या होता है, राघव चेतन उससे रत्नसेन से बदला लेने के लिए, वो दिल्ली का राजा था तब अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और उससे जो पद्मावती के रूप का वर्णन है उसे जाकर सुनाता है। जब अलाउद्दीन उसके रूप का वर्णन सुनता है तो वो भी बेहोश हो जाता है। पद्मावती इतनी सुंदर है, उसने ये कह के बोल दिया। और अलाउद्दीन राजा जो तब के जो मुग़ल राजा थे उनको तो बस वही स्त्री उनका धंधा थी, तो वो बस युद्ध और स्त्री इन्हीं दोनों चीज़ों में रमे रहते थे। तो उसने तुरंत रत्नसेन को प्रस्ताव भेजा कि पद्मावती को हमारे हवाले कर दो। तो जब उसे ये पता चला तो फिर इनके मध्य युद्ध हुआ तो फिर संधि हुई। तो अलाउद्दीन ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, लेकिन एक बात सुन लो, कम से कम पद्मावती को आप दिखा तो सकते हो, एक बार दिखा दीजिए। तो ये बात सुन के अलाउद्दीन को रत्नसेन अपने गांव पर बुलाता है भोजन पर। लेकिन रत्नसेन जो अलाउद्दीन है वो बहुत चालाक है। वह दर्पण में देख लेता है, उसे पद्मावती के दर्शन होते हैं तो वह मूर्छित होने को आता है, लेकिन संभल जाता है। लेकिन अंत में जब अलाउद्दीन जाने को होता है तो रत्नसेन उसे विदा करने आता है। तो अलाउद्दीन ने अपने साथ सैनिकों को ऐसा सेट कर रखा था
कि जैसे ही वह बाहर छोड़ने के लिए आता है तो तुरंत अलाउद्दीन रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले आता है। जब दिल्ली ले आता है तो इधर अब पद्मावती चित्तौड़ में अकेली है, तो फिर उसे एक संदेशा भेजता है और कहता है कि पद्मावती तुम हमारे पास चली आओ, अगर आप इसकी जान की रत्नसेन की जान की हिफाजत करना चाहती हो तो। ठीक है दोस्तों, इसी समय जो देवपाल नामक राजा है वो भी रत्नसेन से मतलब शत्रुता का संबंध रखता है, तो फिर वो पद्मावती से वह भी प्रस्ताव भेजता है। अब आगे देखिए, पद्मावती रत्नसेन को बचाने के लिए कई सामंतों से आग्रह करती है। अंततः गोरा बादल तैयार होते हैं और वर्षा उपरांत वे 1600 पालकियां तथा जिनमें योद्धा बैठे रहते हैं को दिल्ली ले जाते हैं और अलाउद्दीन से, जिसमें एक लोहार बैठता है, पर राजपाल की पद्मावती आ गई हेप करते हैं, किंतु वह आपकी होने से पूर्व रत्नसेन से मिलना चाहती है। यानी पद्मावती फिर क्या करती है कि अपने सामंतों से मशवरा करती है, यानी सलाह करती है। फिर अंत में गोरा बादल सलाह देते हैं कि आप एक काम करिए कि आप चिंता मत कीजिए, और वो 1600 पालकी जो उसने बोला था अलाउद्दीन ने, तो फिर वो 1600 पालकी तैयार होती हैं और वो दिल्ली के लिए जाती हैं। उनमें क्या होता है कि जिस पालकी में पद्मावती बैठती है, बैठना था, उसी पालकी में गोरा बैठ जाता है। तो जब उसी में एक लोहार बैठ जाता है तो फिर उनकी शर्त रहती है पहले कि जो पद्मावती आई हैं वो सबसे पहले अलाउद्दीन से मिलना चाहती हैं और वो किसी से नहीं मिलेंगी। तो अलाउद्दीन इसके लिए तैयार हो जाता है तथा गोरा बादल रत्नसेन से बचाने में सफल हो जाते हैं। रत्नसेन चित्तौड़ पहुंचता है, जहां पद्मावती देवपाल का प्रसंग रत्नसेन को बताती है, जिससे क्रोध में आकर रत्नसेन देवपाल को युद्ध करता है। यानी गोरा बादल रत्नसेन को तो आराम से छुड़ा लेते हैं और रत्नसेन चला जाता है। इधर गोरा बादल इनसे युद्ध करते हैं। जब रत्नसेन चित्तौड़ पहुंचता है तो पद्मावती को फिर भी चैन नहीं है। पद्मावती क्या करती है कि जैसे ही वो आया है तो वो तुरंत जो देवपाल का प्रस्ताव आया है उसके बारे में बताती है। तो फिर जो रत्नसेन है उसे गुस्सा आता है। वह कहता है कि अच्छा, देवपाल की इतनी हिम्मत, तो फिर वह देवपाल से युद्ध करने लगता है। युद्ध में रत्नसेन की विजय होती है, किंतु अत्यधिक चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर अलाउद्दीन रत्नसेन को पकड़ने के लिए चित्तौड़ की ओर बढ़ता है, किंतु उसके पहुंचने के पूर्व ही नागमती और पद्मावती रत्नसेन की लाश के साथ सती हो जाती हैं और अलाउद्दीन के हाथ पद्मावती की राख ही लगती है। और अंत में क्या होता है, अंत में जब रत्नसेन और देवसेन का युद्ध होता है, देवपाल राजा का युद्ध होता है, तो उसमें रत्नसेन विजयी तो होता है, किंतु उसे अत्यधिक चोट आती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर दिल्ली से अलाउद्दीन रत्नसेन को पकड़ने के लिए चित्तौड़ के लिए आ रहा होता है, लेकिन इसमें इसी बीच में नागमती और पद्मावती सती हो जाती हैं इसके साथ, रत्नसेन के साथ, और अंत में अलाउद्दीन आता है तो उसको सिर्फ पद्मावती की राख ही मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये है पद्मावती का कथासार। ठीक है, अब हम देखते हैं नागमती वियोगखंड में क्या है। अब हम नागमती वियोगखंड की विशेष रूप से देख लें कि रत्नसेन के वियोग में तड़पती नागमती की व्यवस्था का जायसी ने 30वें खंड में बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। उसका शरीर सूखकर कांटे जैसा हो गया था और उसके मुंह से हमेशा पी पी की ध्वनि निकलती रहती थी। 12 मासा वर्णन के माध्यम से जायसी ने इसे तथ्य का बड़ा ही मर्मस्पष्ट वर्णन किया है कि नागमती की वर्ष के 12 महीनों में कैसी कातर दशा रही। यानी नागमती वियोग वर्णन में क्या है कि नागमती रत्नसेन के वियोग में पागल है, वह उसी में रोती है और पीयू पीयू की ध्वनि निकालती है। अगर आप शुक्ल जी की व्याख्या पढ़ें जायसी ग्रंथावली में, तो उन्होंने इसी शब्द को देखा है कि पीयू पीयू की ध्वनि निकालती है। और फिर वो 12 मासा वर्णन जायसी जी ने किया है, यानी 12 महीनों में नागमती की क्या क्या दशा रही है उसे का चित्रण किया है नागमती वियोगखंड में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि नागमती वियोग वर्णन में क्या है और पद्मावती में पूरी कथा क्या है। इतनी हमने चर्चा कर ली है। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न प्रारूप। तो प्रश्न अगर आपका कोई भी आता है तो उसमें भूमिका और निष्कर्ष आपको सेम रखना है, लेकिन जो मुख्य भाग है उसको आपको प्रश्न के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो अब हम देखते हैं भूमिका को कि आप प्रश्न की भूमिका किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में मलिक मोहम्मद जायसी सर्वमुख स्थान रखते हैं।
उनके द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम का वर्णन है। अवधी भाषा में रचित इस ग्रंथ में जायसी कल्पना और इतिहास का अद्भुत अद्भुत सुमेल किया है। हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यान काव्य सूफियों की देन है। सूफी कवियों ने हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कथाओं को आधार बनाकर ग्रंथ लिखे, जो हिंदुओं और मुसलमानों में सद्भावना कायम करने का एक सार्थक प्रयास भी था। सूफी काव्य के केंद्र में प्रेम तत्व की प्रधानता है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना है, अर्थात इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक की पहुंचने की कोशिश है। यानी जो सूफी दर्शन है उसकी यहाँ पे बात की गई है, जो इश्क मजाजी से लेकर इश्क हकीकी तक जाता है। जायसी जैसे सूफी कवियों ने अपने काव्य ग्रंथों में प्रचलित लोक कथाओं व प्रेम कथाओं के नायक नायिका के साथ साथ इतिहास प्रसिद्ध चरित्रों को भी लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी भूमिका। अब हम देखते हैं नागमती का विरह वर्णन। तो पद्मावत में श्रृंगार का वियोग पक्ष 3 चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। अगर हम संपूर्ण वियोग वर्णन की बात करें पद्मावत में, तो वह 3 चरित्रों में दिखाया गया है। उनमें कौन कौन है? तो उसमें रत्नसेन है, पद्मावती है तथा नागमती है। रत्नसेन का वियोग 2 स्थानों पर दिखता है। पहली बार पद्मावती का वर्णन सुनकर वह मूर्छित हो जाता है। वह पद्मावती से मिलने तक वियोग की उस स्थिति में रहता है जिसे पूर्वराग कहा जाता है। दूसरा स्थान वह है जहाँ पद्मावती का दर्शन करते ही पुनः मूर्छित हो जाता है तथा होश में आने पर उसे न पाकर वियोग का अनुभव करता है। पद्मावती का वियोग भी 2 स्थानों पर है। अब देखेंगे पद्मावती का वियोग कहाँ कहाँ है, तो उसका भी 2 स्थानों पर वियोग है। पहला बिंदु पूर्वराग का ही है, जब वह रत्नसेन के सिंहलदीप पहुँचने पर योग के प्रभाव से विरह का अनुभव करने लगती है। यानी जब पद्मावती को पता चलता है कि रत्नसेन सिंहलदीप में आ गया है, लेकिन वो मिली नहीं है मिलने से पहले, तो उसे वियोग का अनुभव होता है। और दूसरा प्रसंग वह है जब अलाउद्दीन द्वारा रत्नसेन को नज़रबंद करने के जाने पर पद्मावती वियोग का अनुभव करती है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा वह है जब अलाउद्दीन रत्नसेन को अपने पास ले जाता है दिल्ली में, उस समय। इन दोनों के अतिरिक्त जायसी ने नागमती के विरह का भी विस्तृत वर्णन किया है, जो बेहद रमणीय, सुंदर व धार्मिक मार्मिक है। नागमती रत्नसेन की पत्नी है, जो रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंहलदीप जाने पर 1 वर्ष तक पति से अलग रहने के कारण वेदना भोगती है। सच यह है कि जायसी का भावुक मन नागमती के वियोग में ही अधिक रमा है। इस वियोग वर्णन में उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का समावेश किया है कि यह वर्णन हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन के रूप में स्वीकृत हो गया है। इस संबंध में शुक्ल जी की धारणा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। यानी जो मुख्य रूप से विरह वर्णन है वह नागमती का ही है, जिसमें शुक्ल जी ने भी किया है, कहा है कि नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय वस्तु है। नागमती के विरह वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह मानी गई है कि इसमें नागमती को रानी के रूप में नहीं, एक साधारण विरह दग्ध नारी के रूप में वर्णित किया गया है। शुक्ल जी कहते हैं, अपनी भावुकता का बड़ा भारी परिचय जैसी इस बात में दिया है कि रानी नागमती विरह दशा में अपना रानीपन बिल्कुल भूल जाती है और अपने को केवल साधारण नारी के रूप में देखती है। इसी सामान्य स्वाभाविक वृत्ति के बल पर उसके विरह बाग के छोटे बड़े सबके हृदय को समान रूप में स्पर्श करते हैं। स्पष्ट है कि नागमती के विरह में साधारणीकरण की जो अद्भुत क्षमता विद्यमान है, वह मूलतः इसीलिए है कि नागमती ने विरह को रानी के विशिष्ट रूप में नहीं, बल्कि नारी के स्वाभाविक रूप में भोगा है। यदि वह अपना रानीपन नहीं भूलती तो उसके विरह के लिए प्रयुक्त प्रतीक एवं उपमान महलों की भीतरी दुनिया के होते, और चूंकि उन उपमानों एवं प्रतीकों का संबंध आम आदमी से नहीं होता, इसीलिए उसका विरह भी एक विशिष्ट व कौतूहलपूर्ण उदाहरण बनकर जाता है। यह विस्मय की बात है कि रानी नागमती ऐसी बातों से परेशान है जो महलों में रहने वालों को नहीं, साधारण लोगों को परेशान करती हैं। जिसमें देखिए कि जेठ जरे जग बहे लुबारा, उठे बवंडर दिखे पहारा, चारहों पवन झकोरे आगे, लंका दाहे पलंका लागी, उठे आग एवं आवे आंधी, नैन न सूंझ मरो दुख बांधी, बरसे मगा जकोरी जकोरी, मोर दो नैन चुए जैसे ओरी। ये नागमती का विरह वर्णन है, तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आगे देखिए,
नागमती के विरह में एक बहुत बड़ी विशेषता है आत्मविस्तार। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। यह स्वाभाविक सी बात है कि जब व्यक्ति वियोग में होता है तो अन्य व्यक्तियों को अपना दुख बताना चाहता है और दुख दूर करने में उनकी सहायता भी चाहता है। भावुकता अधिक होने पर विरही व्यक्ति प्रकृति से दुखी होने की उम्मीद रखता है। जैसे सूर्य की गोपियाँ कहती हैं, मधुवन तुम कित रहत हरे। दोस्तों, इस पैराग्राफ में आप देखिए, अगर आपका प्रश्न ये आ जाए कि नागमती वियोग वर्णन में या पद्मावती में प्रकृति का वर्णन किस प्रकार किया गया है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन कीजिए, तो आप नागमती के वियोग वर्णन के माध्यम से ये इस तरह वर्णन कर सकते हैं। जैसे सूर्य की गोपियाँ भी कहती हैं कि मधुवन तुम कहते रहत हरे, यानी जो मधुवन है, मधुवन जो हरे भरे हैं यानी बाग है, उससे गोपियाँ कहती हैं कि तुम क्यों हरे हो जबकि हम तो जल रही हैं। ठीक वैसा ही अनुभव रामचरितमानस में भी होता है। जब सीता के अपहरण के बाद वियोग की दशा में राम वन के पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे कग मृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनैनी। ऐसी अवस्था नागमती की भी है। जो नागमती कभी बड़े बड़े राजाओं पर भी ध्यान नहीं देती थी, वही अब पक्षियों से अपनी हृदय वेदना कह रही है। उसमें देखिए, जब नागमती उस पक्षी से कहती है कि संदेशा लेके तुम रत्नसेन के पास चले जाओ, तो कहती है कि प्यूसों कहु संदेशड़ा हे भौरा हे काग, शोधन बिरह जर मोई तेहे धुआं हमें लाग। यानी हे पक्षी तुम जा, हे भौरा तुम जाकर, हे काग हे कौआ तुम जाकर मेरे पिया से संदेशा कहना और कहना कि जो नागमती है वह तुम्हारी विरह वेदना में जलकर राख हो गई है और उसका जो धुआं मुझे लग गया है, इसीलिए मैं काला हो गया हूँ। ऐसे उदाहरण बात यह है कि हिंदी साहित्य में पहली बार प्रकृति विरही के दुख से व्यथित होती है और दुख दूर करने के लिए सक्रिय रूप में शामिल होती है। नागमती एक पक्षी कहता है, यानी नागमती जब रो कर बुरा हाल हो जाता है तो एक पक्षी उससे कहता है कि फिर रो कोहि नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला, तू फिर दाहे सब पाकी, कहीं दुख रान ने लाबस आँखी। यानी तू बार बार रो रही, वो पक्षी कहता है कि जब आधी रात में जब पद्मावती जंगल में रो रही है तो वो एक पक्षी कहता है कि भाई तू क्यों रो रही है, कम से कम हमें सोने दे। तो फिर वो कहता है आधी रात में, जब वो एक पक्षी बोलता है कि तुझे ऐसा कौन सा दुख लगा हुआ है कि रानी तू ऐसे रो रही है। आगे देखिए, नागमती के विरह वर्णन की एक और प्रमुख विशेषता यह है कि उसका विरह केवल व्यक्तिक संयोग सुख की प्रेरणा पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन के लोक व्यवहारों तथा कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नागमती मध्यकाल की एक हिंदू नारी है जिसके जीवन की सारी सार्थकता उसके पति में केंद्रित है। नागमती के विरह में दोहरा दुख है। एक तो यह कि पति नहीं है, दूसरा यह कि पति एक और रानी की खोज में गया है। इन सारे तनावों के बीच नागमती विरह को गृहस्थिक रूप देती है, उसे भोग से नहीं जीवन की सार्थकता से जोड़ती है। इस दृष्टि से यह विरह भक्ति की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। चौमासे में स्वामी के घर में न रहने से क्या दशा होती है, इसका वर्णन नागमती ने इन शब्दों में किया है कि पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिन नहा मंदिर को छावा। यानी चौमासे जब आते हैं, यानी जब वर्षा काल आता है, तो जब मेरा स्वामी घर पर नहीं है, इन पंक्तियों में वो कहती है कि जब मेरा स्वामी घर नहीं है, बरसात के दिन आ गई, अब मेरे मंदिर पर छाता कौन छाएगा, यानी इस पर मेरे पिया नहीं है तो मेरे घर में ये छाता कौन छाएगा। अंत में शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी ने स्त्री जाति की कम से कम हिंदू गृहिणी मात्र की सामान्य स्थिति के भीतर विप्रलम्ब श्रृंगार के अत्यंत समुज्ज्वल रूप का विकास दिखाया है। यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मादार्यपूर्ण माधुर्य परम मनोहर है। नागमती के वियोग में इस गृहस्थिक चेतना ने अद्भुत मार्मिकता का समावेश कर दिया है। नागमती यह अच्छी तरह समझती है कि मध्यकाल में पुरुष या पति से उस सात्विकता की अपेक्षा नहीं की जा सकती जो पुरुष एवं नारी के समान स्तर पर देखती हो। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि उसे जितना भी मिल सके अपने पति का सहारा मिल जाए। वह पक्षी से कहती है,
पद्मावती सो कहीं यो विहंगम, कंत लुबाए रही कर संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीरा, मोह कहीं दिए दो दुख पूरा। मोय भोग सो काज न बारी, सो दिष्ट के चाहन चारी। यानी वो पक्षी से कहती है कि तुम जाकर पद्मावती से कहना कि अगर तूने मेरे पति यानी कंत माने पति कि तूने मेरे पति को लुभा लिया है, चले तू उसके साथ रह ले, उससे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन कम से कम तू मेरे यहाँ पर तो आकर रहे। राजा को बोले कि उसके भी कुछ कर्तव्य हैं, माँ है और मैं हूँ, कम से कम हमारे साथ भी तो उसका कोई संबंध है। तो वो आकर, मुझे भोग की लालसा नहीं है। इस पंक्ति में देखिए वो कहती है नागमती कि मोय भोगसों काज न बारी, यानी मुझे भोग विलास से मतलब नहीं है, बस मेरे सामने राजा रहे, वो अपना राजपाट संभाले और आराम से तुम भी रानी बन के रहो, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। आगे देखिए कि नागमती का वियोग अपनी प्रतिबद्धता में अनूठा है। अपने पति के दायित्वहीन व्यवहार के बावजूद वह अपने प्रेम में पूरी तरह दृढ़ है। उसकी अंतिम इच्छा यही है कि यदि प्रिय से संगम न हो तो भी कम से कम इतना अवश्य हो जाए कि मेरे जलने के बाद पवन मेरी राह को उड़ाकर उस रास्ते पर बिछा दे जहाँ से मेरे पति आने वाले हैं। इस बिंदु पर स्पष्ट होता है कि उसके जीवन की संपूर्ण सार्थकता पति को कष्टों से बचाने में है। व्यक्तिक भोग की उसे लेस मात्र भी इच्छा नहीं है। यह तन जारो छार के कही के पवन उड़ाव, मकुत ही मार्ग उड़ परे कंत धरे जहाँ पाओ। विरह वर्णन में फारसी मसनवियों की शैली प्राय ऊहातात्मक हो जाती है। ऊहातात्मकता का अर्थ है विरह का ऐसा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन जो असामान्य होने के साथ साथ कहीं कहीं कुरुचिपूर्ण या जुगुप्सापूर्ण होने लगे। नागमती के विरह वर्णन में जायसी ने ऊहात्मकता का सहारा तो लिया है, किंतु उसे कहीं भी मजाक का विषय नहीं बनने दिया है। ऐसे वर्णनों में भी नागमती की व्यथा सुनकर हृदय द्रवीभूत होता है, हंसी नहीं आती। जैसे दहे कोयला भई कंत सनया, तोला मांस रही नहीं देहा, रकत न रहा बिरह तन जरा, रत रत होय नैन डरा। यानी इन पंक्तियों में देखिए कि नागमती की क्या हाल है उसका विरह में, कि वो कहती है कि दही कोयला भई, यानी देह जलकर कोयला हो गई है, कंत स्नेहा, यानी पति के स्नेह में जो मेरी देह है वो जलकर कोयला हो गई है। तोला मांस रह नहीं दिया, यानी तोला भर मांस भी, यानी बिल्कुल भी मांस भी मेरे शरीर पर नहीं रहा है। रकत न रहा बिरह तन जरा, यानी बिल्कुल भी रक्त नहीं है, खून बिल्कुल भी नहीं रहा है विरह में जलकर। रत रत होए नैने डरा, और वो आंसुओं के माध्यम से यानी नैनों के माध्यम से पूरा बह गया है। शुक्ल जी क्या कहते हैं इस पर? शुक्ल जी का ऊहात्मकता के संबंध में कहना है, जायसी का विरह वर्णन कहीं कहीं अतियोक्तिपूर्ण होने पर भी मजाक की हद तक नहीं पहुंचने पाया है, उसमें गंभीर बना हुआ है। उनकी अत्युक्तियाँ बात की करामात नहीं जान पड़ती, हृदय की अत्यंत तीव्र वेदना के शब्द संकेत प्रतीत होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। स्पष्ट है कि श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन जायसी अपेक्षाकृत, अंत में हम निष्कर्ष देखें कि स्पष्ट है कि श्रृंगार के वियोग पक्ष का वर्णन जायसी अपेक्षाकृत अधिक मार्मिकता रमणीयता के साथ करने में सफल हुए हैं। यदि आधुनिक दृष्टिकोण से देखें तो आचार्य शुक्ल के निष्कर्षों से सहमत होना कठिन प्रतीत होता है। यह बात सही है कि नागमती का विरह हिंदू पतिव्रता नारी का गृहस्थिक विरह है, न कि देह की भूख या वासना की आकुलता से उत्पन्न होने वाला विरह। फिर भी इस विरह में मध्यकालीन नारी की दास्ता तथा विषम स्थितियों का सूक्ष्म चित्रण भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर यह मानने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अपनी अद्भुत साधारणीकरण क्षमता, अपनी व्यापकता तथा प्रेम की पवित्रता आदि तत्वों के कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य में सचमुच एक अद्वितीय वस्तु है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न प्रारूप खत्म होता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका व्याख्या खंड आएगा उसको आप किस प्रकार रखिएगा। दोस्तों, व्याख्या में सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि व्याख्या में आपको किन किन बिंदुओं को लेना है, तो आप उन्हें देखिए। सबसे पहले आप संदर्भ लीजिए। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा अभी कि आप किस प्रकार लिखना इसकी व्याख्या। पहले आपको संदर्भ लेना है, फिर प्रसंग लेना है, फिर व्याख्या लेनी है, फिर अंत में आपको ये दो बिंदु और लेने हैं जो 4-5 हैं। एक है विशेष और एक है प्रासंगिकता। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोई भी व्याख्या करते हैं तो मेन रूप से व्याख्या में ये 3 बिंदु होते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो आपको विशेष और प्रासंगिकता को भी महत्व देना है।
कुछ साथी क्या करते हैं, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो व्याख्या को बहुत लंबा कर देते हैं। आपको व्याख्या को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बहुत बड़ा अगर आप व्याख्या लिख दोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये पांचों बिंदु की चर्चा करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए विशेष में आपको क्या क्या देखना है। विशेष में एक तो आपको भाव सौंदर्य देखना है कि पद में भाव सौंदर्य क्या है, और साथ ही शिल्प सौंदर्य क्या है, यानी शिल्पगत विशेषताएं और भावगत विशेषताएं उसमें बतानी है। फिर अंत में आप एक हेडिंग लगाइए प्रासंगिकता, जिसमें रचना काल में क्या है, यानी रचना काल जो उस समय का है उसमें क्या है, और वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में प्रासंगिकता बता देनी है। अब हम आगे बात करें, मैंने एक आपका वो पद लिया हुआ, उसकी मैंने व्याख्या की है। तो देखिए, हाँ, इस पद की मैंने व्याख्या की है कि चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा बिरह दंड दल बाजा, धूम साम धीरे घन गाये, श्वेत धाजा बगपांत दिखाए, खड़ग बीज चमके चहु ओरा, बुंद बान बरसे घन चोरा, घोरा ओनय घटा आई चहु फेरी, कंतव बारु मदन हो घेरी, दादुर मोर कोकला पीऊ, गिरजय बीज गठे रह जीऊ, पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाहा मंदिर को छावा, अद्रा लाग लागे मोहि लेई, मोहि बिनु पिय को आदर देई, जिन घर कंत ते दुख सुखी, तिन ग्वारों ओ गर्भ, कंत प्यारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। तो इस पद की अगर हम व्याख्या करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए कि सबसे पहले हमने संदर्भ लिया। संदर्भ में देखा है, देखिए कि दिया गया काव्य अवतरण भक्तिकाल की निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना पद्मावत से उद्धृत है। पद्मावत की ख्याति जिन कारणों से है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें व्यक्त प्रेम दर्शन और प्रेम की सघन अनुभूतियाँ। ये पंक्तियाँ इसी गहन प्रेम दृष्टि का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने संबंधित वो संदर्भ दिया। अब हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियाँ पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत हैं। नागमती रत्नसेन की पत्नी है। रत्नसेन के पद्मावती की खोज में सिंहलदीप जाने पर विरह से उसकी दशा कितनी कातर है, यह दिखाने के लिए जायसी ने 12 मासा वर्णन की प्रसिद्धि कथानक रूढ़ि का प्रयोग किया है। दी गई पंक्तियाँ इसी 12 मासा वर्णन से ली गई हैं, जिनमें आषाढ़ मास में नागवती की विरह दशा का वर्णन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब व्याख्या का भाग देखिए, व्याख्या में क्या है। अब आप व्याख्या देख लीजिए, तो व्याख्या आप कर दीजिए। फिर उसके बाद जो मुख्य है वह है विशेष। विशेष में आपको क्या रखना है, वही मैंने बिंदु आपको बताया कि एक आपको भावगत विशेषता बतानी है कि पद में हमारे क्या क्या दिया हुआ है, किन बातों का वर्णन किया गया है, उनका विशेष, और अंत में शिल्प। ठीक है, शिल्प सौंदर्य, इसका भी वर्णन करना है। देखिए कि 12 मासा वर्णन की परंपरा यूँ तो पहले से चली आ रही थी, जैसे विनय चंद सूरीकृत नेमिनाथ चतुष्पादिका में, किंतु इस परंपरा के सर्वोच्च स्तर की प्रतिष्ठा का श्रेय नागमती वियोग खंड के आधार पर जायसी को ही जाता है। नागमती के वियोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसमें निहित ग्रास्तिकता, पवित्रता व सात्विकता में है, जो पुख नक्षत्र सिर ऊपर आवा जैसी पंक्तियों में नजर आती है। शुक्ल जी ने इस वियोग वर्णन की प्रशंसा करते हुए कहा है, यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं, हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। ठीक है दोस्तों, और अंत में हमारी प्रासंगिकता है, तो ये आप देख लीजिए। ये आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो लेक्चर मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो में देखें तो मैंने कंटेंट उतना रखा हुआ है जो आप आराम से, ना तो आपके पास अब इतना समय है कि आप पूरा पढ़ सकें, लेकिन जो मैंने आपको दिया है अगर आप सेम टू सेम इतना कर लेते हैं तो चाहे आपका व्याख्या का क्वेश्चन आए, चाहे आपका वैसा प्रश्न आए, आप आराम से कर सकते हैं। इतने ही कंटेंट में आप बहुत अच्छा प्रश्न लिख सकते हैं, और प्रश्न फॉर्मेट जैसा मैंने रखा हुआ है वैसा आप रखना, आपको पूर्ण रूप से नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही इतना कुछ कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, पहले सब कुछ मैं टाइप करूँ, फिर उसके बाद इसे सेट करूँ, फिर थोड़ा मुझे भी पढ़ना होता है। तो दोस्तों, कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।